हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। साइंस की सेकेंड लास्ट चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है बच्चों, इसका वर्क, पावर, एनर्जी भी बोलते हैं, मगर इसका जो सही हमारे पास में जो ऑर्डर है बच्चों वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों तीन पार्ट में हमको ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले हम वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पावर। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या है, सब लोग जानते हो बच्चों कि वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे आप कह करके आए हो कि आज मैंने बहुत काम किया, लाइक यू से कि आज मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। बट क्या फिजिक्स की नज़र में आपके हार्डवर्क को क्या हम मेजर कर सकते हैं? फिजिक्स की नज़र में आपके हार्डवर्क को क्या हम बता सकते हैं कि आपने कितना काम किया है? ठीक है ना। तो हम यदि हम फिजिक्स की नज़र में आपके हार्डवर्क को बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं, और हम किस टाइप के काम को काम मानेंगे? हम किस टाइप के काम को काम मानेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आपके पास ये दीवार है और ये बोर्ड में मैं सुबह से लेके शाम तक धक्का मार रहा हूँ, थक करके चूर चूर हो गया। इतना धक्का मारा, सुबह 9 बजे यहाँ से मैंने धक्का मारना शुरू किया, शाम को 5 बजे तक मैंने धक्का मारा, है ना। बोर्ड हिला भी नहीं, दीवार हिली भी नहीं, समझ गए? दीवार हिली भी नहीं, मैं बेहोश हो गया, गिर करके बेहोश हो गया। अगले दिन पेपर में न्यूज़ छपी कि सर ने इतना हार्ड वर्क किया कि वहीं पर वो बेहोश हो गए गिर करके। ठीक है ना, ठीक है, हार्ड वर्क किया। क्या ये फिजिक्स की नज़र में हार्ड वर्क था? नहीं था। तो फिजिक्स की नज़र में हार्ड वर्क क्या है, पहले ये समझो। फिजिक्स की नज़र में हार्ड वर्क ये है कि अगर बेटा कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इशारा यहाँ पर है मास से। किससे है बेटा? मास। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, मास यानी मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, कोई मैटर है जिसका मास है, समझ गए ना, जिसका वजन है, जिसका क्या है, वजन है। तो यदि कोई m मास है जिसको आप किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और अगर कोई मास है उसमें अगर फोर्स लगाए जाने पर, क्या लगाए जाने पर बच्चों? फोर्स लगाए जाने पर, ताकत लगाए जाने पर, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, किसकी डायरेक्शन में? हाँ, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कहेंगे आप उसको? अगर ये फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो आप कहेंगे कि काम हुआ है, तो आप कहेंगे कि काम हुआ है। देन यू कैन से दैट वर्क हैज़ टू बी डन। ओके, वर्क हैज़ बीन डन, वर्क हैज़ बीन डन। कब? if the body get displaced in the direction of force, if the body get displaced in the direction of force, अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट भी चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो सकती है ना। तो अगर बॉडी मतलब फोर्स के एक्सेस में, चाहे यहाँ कह लो और चाहे यहाँ कह लो, चाहे यहाँ कह लो चाहे यहाँ कह लो, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब फोर्स के एक्सेस में अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो आप कहेंगे कि दैट वर्क हैज़ बीन डन। तो ये देखिए, मान लीजिए बेटा अगर फोर्स लगाया गया है F और बॉडी इस फोर्स के इम्पैक्ट में खिसक करके यहाँ से यहाँ आ चुकी है, तो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से भी सेंटर से ली थी और यहाँ से भी सेंटर ली थी, मान लीजिए कितनी है? D। कितनी है? D। देन बच्चों अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे पूरी की पूरी दी डिस्टेंस फोर्स की ही डायरेक्शन में है। हाँ, सो अब बेटा देखो आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले डिस्टेंस का फंडा समझ लो, फिर डिस्प्लेसमेंट भी समझाएंगे, है ना। यस तो बेटा ये बन जाएगा F इंटू डी, F इंटू डी। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके पास में वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अभी बता रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होती बड़ी बात होती है ना, पहले छोटी बात सीखेंगे फिर बड़ी बात सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अब बात करते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट आप जो कह रहे हैं वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्यों यहाँ पे सेट हो रहा है। देखिए बेटा, मैं फिजिक्स के हिसाब से यदि बात की जाए कि अगर आप जो है यहाँ पर आपने ब्लॉक लिया है और यहाँ पर आपने ब्लॉक लेकर के इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर की दूरी तक ले गए, बोलिए हाँ, और 3 मीटर की दूरी तक लेने के बाद फिर से आप इसको वापस यहाँ तक लेकर के आ गए हैं, वापस इधर ले आए हैं, पहले इधर ले गए थे और फिर इधर ले गए थे, समझ में आ गया, मतलब यहाँ ले गए आगे और फिर कहाँ ले गए, इधर वापस ले आ गए, ठीक है ना। तो नेटवर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नेटवर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज आप बॉडी को वहीं से वहीं ले करके आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है आपका, ज़ीरो, ठीक है ना। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन में, ये केवल डिस्टेंस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। अब यदि हम बड़े फॉर्मूले और बेहतर फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने आपको पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट को आप S वेक्टर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, S वेक्टर से, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, मगर बच्चों अभी ये चीज़ आपके यूज़ की नहीं है, क्लास 9th के लेवल में आपको इसको यूज़ करना ही नहीं है, समझ में आ गया, क्लास 9th के लेवल में आपको इसको यूज़ करना ही नहीं है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, हाँ थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक आपके पास में एक ब्लॉक है, एक आपके पास में एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को आप जो है इस ब्लॉक को आप जो है इसको इस तरीके से ना समझा जाए, दूसरे तरीके से समझा जाए। पहले मैं सिंपल आपको एक क्वेश्चन करा दूं, फिर बताता हूं कि क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखे बच्चों, वर्क डन की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन लिखिए, वर्क डन की डेफिनेशन। हाँ, पहले यूनिट तो बता दूं मैं बेटा, फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में, फोर्स को नापा गया न्यूटन में, और डिस्टेंस को किस में नापा गया बेटा, मीटर में। किस में नापा गया, मीटर में। तो बच्चों आप जानते हो ना, मैं फिजिक्स में न्यूटन डैश मीटर, एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर ये न्यूटन माइनस मीटर लिखा हुआ है। बेटा माइनस नहीं होता है, 2 यूनिट के बीच में डैश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। बेटा इसका नया नाम दे दिया गया है जूल, साइंटिस्ट है ना, फिजिस्ट जूल के ऑनर पे इसका नाम दे दिया गया है जूल। मतलब बेटा वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल, ठीक है ना, वर्क की एसआई यूनिट जूल है, बिल्कुल सही। तो आपसे कोई पूछे कि 1 जूल क्या होता है, तो हम बहुत आराम से 1 जूल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन भी बनेगा, डिफाइन 1 जूल, हम बताएंगे आपको कि 1 जूल क्या होता है। देखिए तो बेटा आपने देखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि पूरी बात की जाए, अगर बच्चा यदि रट के आया है तो केवल यही बोलेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। बट यदि बच्चा समझदार है तो बोलेगा व्हाट इज वर्क, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलो हाँ या ना, है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी आपको नया लग रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा ना आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ सर समझ में आ गया हमें कि डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये। तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि 1 जूल कितना होता है। तो बेटा अगर आपको वर्क को 1 लेकर के आना है तो फोर्स भी कितना लेना पड़ेगा, 1 न्यूटन। बोलो जी हाँ। और डिस्टेंस भी कितनी लेनी पड़ेगी, 1 मीटर। कितनी लेनी पड़ेगी डिस्टेंस, 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 1 जूल। क्या बन जाएगा, 1 जूल। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी बेटा इसकी डेफिनेशन बनेगी, इफ़ यू डिस्प्लेस अ बॉडी, अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं या आप किसी बॉडी को, है ना, इसी बॉडी को खिसका करके, इफ़ यू डिस्प्लेस अ बॉडी, अब डिस्प्लेस अ बॉडी बाय यूजिंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, बाय यूजिंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ
1 मीटर। अगर किसी बॉडी को 1 न्यूटन के बल का प्रयोग करके, 1 न्यूटन का प्रयोग करके, बल लगा करके, फोर्स लगा करके उस बॉडी को आप 1 मीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। अब घसीट के ले जाओ, चाहे जैसे ले जाओ, मर्जी आपकी है, बट सरफेस पे है तो पक्का घसीटोगे ही, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। तो इफ़ यू डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन लिख दो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि टीचर चील की आंख लगा करके इसी लाइन को देखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए? देन द वर्क इज, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज हाउ मच? 1 जूल। ओके, देन यू कैन से दैट आई हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क। ओके, अगर आपने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको 1 मीटर तक खिसका दिया है फोर्स की डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि हमने कितना काम किया? हमने 1 जूल काम कर लिया है। चलिए अब आइए फोर्स की वर्क की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए डेफिनेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क लिखिए, वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी, वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी, वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी is equal to the product of force, to the product of force exerted on the body, force exerted on the body and the displacement moved by the body in the direction of force. In the direction of force। लिखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स क्रॉस कर लेना, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये लिखा है ऊपर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये लिखा हुआ ऊपर सामने आपके बोर्ड पे। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना? कहीं कहीं पर जैसे हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अभी इतना पावरफुल तरीके से आपके सिलेबस में अभी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको डिस्प्लेसमेंट की पूरी कैलकुलेशन आती भी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के हो सकता है। वो 11th क्लास में डिस्प्लेसमेंट के पूरे पत्ते खोलेंगे। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या फोकस कर रहा हूँ? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं इस बात को फोकस कर रहा हूँ। आइए कुछ बात करते हैं। आपने सैटेलाइट देखे हैं, मून अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, और नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। ये देखिए आपके पास में ये ऑर्बिट है, ये अर्थ यहाँ पे है, और अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे मून जो है ये रिवॉल्व हो रहा है। अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। यस। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर देखिए, ये जो मून ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पर मून ऑर्बिट कर रहा है,
अगर बताइए यहाँ से मून ने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया इस पॉइंट से, अब बेटा यहाँ पे देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर। अब अंदर क्यों फोर्स लग रहा है, सब लोग जानते हो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंटर अर्थ बैठी हुई है, और अर्थ से सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किसी बच्चे की टाई पकड़ लो और उसको घुमाना है तो टाई की तरफ आपको फोर्स देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यदि मान लो बेटा ये यहाँ से चल करके, इस पोजीशन से चल करके फिर से इस पोजीशन पे आ गया, ओके, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो कंप्लीट बेटा रेवोल्यूशन में कितना फोर्स, वर्क डन कितना होगा, 0। मतलब बेटा किसी भी सैटेलाइट को कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, मतलब सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए किसी प्रकार का काम करना नहीं पड़ता। समझ में आ गया। तो सैटेलाइट कोई भी हो, आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, आपका नेचुरल सैटेलाइट हो, अगर कंप्लीट साइकिल में, 1 साइकिल में किया गया वर्क डन आपसे पूछा जाए तो बोलो आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। एक बात तो ये आपने देख ली है, ठीक ना। चलिए अब दूसरी बात करेंगे। एक और लाइन आपको लिखनी थी, लिखिए डिफाइन 1 जूल। लिख लिया सबने, वेरी गुड, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि लिख लिया है तो सुन लीजिए, व्हाट इज़ 1 जूल, डिफाइन 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, इफ लिखिए, इफ 1 न्यूटन ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, फिर से बताऊं, शब्द बदल दूं कि वही शब्द बताऊं, चलिए, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, उसके आगे अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ 1 न्यूटन, अप्लाइड ऑन अ बॉडी which displace it by 1 meter in the direction of force, which displaces it 1 meter force, in the direction of force, then 1 joule of work said to be done, SAID, said to be done। तो क्या कहा जाएगा, 1 जूल काम हुआ है। कितने जूल काम हुआ है, 1 जूल काम हुआ है। एग्जैक्टली बच्चों, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके अगर आप किसी बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर से खसका देते हैं तो कितने जूल काम हुआ है, 1 जूल काम हुआ है, ठीक है ना। अब आइए एक स्पेशल बात करते हैं, आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं, देखिए क्या सवाल है। एक सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि आपके हाथ में एक बाल्टी है, ठीक है ना, आपके हाथ में क्या है भाई साहब, एक बाल्टी है, बना रहा हूं बाल्टी, आपके हाथ में क्या है भाई साहब, एक बाल्टी है, और इस बाल्टी को लेकर के आप जो है इस बाल्टी, और बेटा इस बाल्टी को उठाने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, इस बाल्टी को उठाने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, वो कितने न्यूटन का है बेटा, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन से आपने इस बाल्टी को लिफ्ट कर रखा है, समझ गए ना। 10 न्यूटन से आपने इस बाल्टी को क्या कर रखा है, लिफ्ट कर रखा है। और इस 10 न्यूटन के फोर्स को लिफ्ट करके आप इस बाल्टी को, आप चले जा रहे हैं, आप कितने मीटर चल गए हैं बेटा, 10 मीटर चल गए हैं। कितने मीटर चल गए हैं, 10 मीटर। और फाइनली आप यहाँ पर इस बाल्टी को ला करके रख देते हैं, ठीक है ना। ये बाल्टी जो है, आपने यहाँ बाल्टी को 10 मीटर तक ला करके रख दिया। मैं जिससे सवाल पूछूंगा केवल वही जवाब देगा। आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ है, वर्क हुआ है यहाँ पे कितना वर्क हुआ है, आपको बताना है। चलिए सबसे पहला जवाब 100 में बताइए कितना वर्क हुआ है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इज 10,
डिस्टेंस इज 10, व्हाट इज वर्क डन? फॉर्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके गुड, एक बताया इन्होंने आंसर 100 पहला। हाँ भाई पार्थ 100, हाँ जूल इन्होंने यूनिट बताई, बिल्कुल सही यूनिट बताना। हाँ वेदांत 100 जूल, इधर 100 जूल, हिमांशी भूमि 100 जूल, दिशा 100 जूल, आप बेटा 100 जूल। बिल्कुल सभी ने सवाल का जवाब दिया है 100 जूल, और सबको मिलते हैं कितने मार्क्स बेटा? 0 मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अब यही लाइन में आपको देखिए, देखिए ना 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 ना, देखिए फोर्स कहाँ लग रहा था? ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा था? ऊपर। सो 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा था। बोलिए यस और नो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताया था कि नहीं बताया था? अरे लिखा भी आप लोगों ने कॉपी में, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा कि नहीं लिखा? लिखवाया ना मैंने। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब दूरी। किस तरफ की दूरी? फोर्स की डायरेक्शन में दूरी। अब ये बताइए कि फोर्स की दिशा में आप कुछ चले हो कि नहीं चले हो? ऊपर चला है कि नहीं चला है? ये कहाँ चला है? ऊपर, सामने चला है, ये चला है बेटा। कहाँ चला है? सामने चला है। बताइए फोर्स की डायरेक्शन में कुछ चला है कि नहीं चला है? हाँ नहीं चला ना। क्या हो गया वेदांत बेटा? क्या हो गया बेटा तुमको? मजाक करने आए हो? साफ साफ जवाब दो, चला है कि नहीं चला? नहीं चला, कंफ्यूज हो? हाँ, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। और मूवमेंट कहाँ हो रही है? हॉरिजॉन्टल यानी राइट डायरेक्शन में। क्या फोर्स की डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट हुई है? नहीं हुई है। फोर्स के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। क्लियर हो गया? फोर्स की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर चली गई डिस्टेंस कितनी है? बोलो 0। कितनी है डिस्टेंस? 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स तो 10 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितने मीटर? 0 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस हमको कोई नहीं ले लेनी है कि भैया हमने डिस्टेंस दे दी वो हम ले लें। हमको डिस्टेंस वो लेनी है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, और फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ डिस्टेंस कितने मीटर है? 0 मीटर। बोलो आंसर कितने जूल? 10 जूल। वाह बेटा, इतिहास बना दिया इस लड़की ने। 10 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा। कितना होगा? 0। तो आंसर 0 जूल। कितना होगा? 0 जूल। क्लियर आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर बेटा वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 जूल। एक सवाल आया था एग्जाम में कि बेटा प्लेटफॉर्म में एक कुली है और कुली अपने सिर पे बोझ रखा हुआ है, और सिर पे बोझ लेकर के कुली जो है प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है रेलवे के डिब्बे को अचीव करने के लिए। बताइए 100 मीटर दौड़ने के बाद कुली के द्वारा अगर 20 किलो का बक्सा उठाया गया हुआ है तो बताइए वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया फोर्स कहाँ लगाए हुए हैं? ऊपर। कहाँ लगाए हुए? फोर्स ऊपर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऊपर हो गई है। अगर डिस्प्लेसमेंट अब चलना चाहता तो ऊपर चले। समझ में आ गया ना? डिस्प्लेसमेंट कहाँ चलना चाहता है? ऊपर। इस डायरेक्शन में चलने में कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगी क्या फोर्स की डायरेक्शन में? नहीं। फोर्स की डायरेक्शन में कुछ भी काउंट नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए एक सवाल ये हो गया। अब आइए देखते हैं अब देखते हैं बेटा। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का फंडा मैं क्लियर करता हूँ। और बताया था मैंने चैप्टर नंबर में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही। डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल इनिशियल पोजीशन। डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कह लो, या डिफरेंस ऑफ फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। बेटा इसको कर दे समूह। फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलिए देखिए कैसे निकलेगा बेटा। फॉर्मूला डेल्टा एक्स, बेटा डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा एक्स होता था, दैट्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या इसको हम x2 माइनस x1 बोलते थे। ये तो मैंने इतिहास की यादों को ताज़ा कर दिया।
आज ठंडी पड़ रही है, तब गर्मी पड़ रही थी जब हमने इसको पढ़ा था, समझ गए? ये उस समय का फॉर्मूला है। और फिर हमने पढ़ाया था आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। याद आ गया कुछ? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, सवाल करते हैं। बेटा एक कुली है, इस बार फिर से कुली है, ये कुली है बेटा। देखो अब ये बेटा, ये कुली जो है बोझा लेकर के चल रहा है। ये बेटा इसने एक पेटी ले रखी है। क्या ले रखी है भाई साहब? इसने एक पेटी ले रखी है। अब ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है बेटा, और सीढ़ी का जो बेटा ये वाला जो हिस्सा है ये 3 मीटर लंबा है, और ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये 1 मीटर लंबा है। जैसे सीढ़ी में देखते होगे ऐसे फ्लैट होता है ना, एक ऐसा लंबा सा पार्ट होता है, वो 3 मीटर का है, और ऊपर वाला कितने का है? 1 मीटर का है। जो पैर चढ़ाता जाता है वो 1 मीटर का। तो बेटा ये टोटल 5 सीढ़ी चढ़ता है। कितनी सीढ़ी? 5 सीढ़ी। तो ये 1 मीटर का, एक ज़्यादा तो नहीं हो गया 1 मीटर? चलो ठीक है, 0.5 हाफ मीटर ले लो बेटा। 0.5 मीटर की 6 सीढ़ी। 1 मीटर बहुत हो जाएगा बेटा, कूदना पड़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, कुली ना हो के बंदर हो जाएगा बेटा वो। ये देखो बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और भाई साहब ये कितना आ गया? छठा। 6 सीढ़ी कुली चढ़ चुका है। 6 सीढ़ी कुली चढ़ चुका है। बेटा इस बक्से को उठाने के लिए ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 20 न्यूटन का। बताइए ये बेटा, ये पट्टा है, ये 2 मीटर का है। कितने का पट्टा है? 2 मीटर का, जिस पे चल रहा है ये जो चढ़ता है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये हाफ मीटर बेटा, हाफ मीटर के हैं। तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कुली को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यस, रुक जाओ। कुली को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चलिए निकाल लीजिए, 1 मिनट दिया आपको, फिर मैं आपसे जवाब पूछता हूँ। 20 न्यूटन का फोर्स है, और बेटा ये डिस्टेंस आपको दी गई है, ये 0.5 है, ये 2 मीटर है। तो आपको बताना है कुली को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए रेडी है आंसर के लिए? सोम पहला जवाब आपसे लेते हैं। आंसर बोलिए सोम। करेंगे अभी? चलिए करिए। हाँ ठीक है ना, जल्दी करो। हाँ सबसे पहले सोम आपका आंसर बोलिए। 50 जूल। भाई आपका 400 है, आपका ही 50 है। 400 जूल ना, ठीक है। हाँ लीन आपका आंसर 50 जूल। आप बेटा 100। आपका 50 जूल। आपका नहीं आया आंसर। हिमांशी ने कोई आंसर नहीं दिया है। लीन आपने सुन के बोल दिया? भूमि सॉल्व किया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मैंने आपको बताया है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। ये फोर्स ऊपर लग रहा है। फोर्स की अमाउंट कितनी है? 20 न्यूटन। पूरा बोला करो। फोर्स की अमाउंट कितनी है? 20 न्यूटन। अब डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट ही देख लो। अगर आप अब यहाँ पे यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही लोगे। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे रोल प्ले करती है, एक चीज़ समझो। बस मैं ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए लिया हूँ कि जो लोग हल्ला मचा रहे हैं सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा बोल तो दो दिए हो, मगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसा क्वेश्चन भी आना चाहिए, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग आपको पकड़नी है। और कौन सी वाली डिस्प्लेसमेंट? फोर्स के डायरेक्शन वाली। ये भी नहीं कि कहीं की भी डिस्प्लेसमेंट ले लो। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यदि यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो देखो ये हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मगर नो, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे किसी काम की नहीं है। देखिए हमें कौन सी लेनी है? जो फोर्स की डायरेक्शन में चली गई है। तो ये देखिए ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। शुरुआत में जब आप पहली सीढ़ी में थे तो x0 इक्वल टू कितना था? 0। x कितना था बेटा? 0। x1 ले लो, बोलो x1 कितना था? 0। अब इसके बाद आपने यहाँ पे चला एक कदम 0.5
5, 0.5 0.5 कितना 1, 1 प्लस 0.5 1.5, 1.5 प्लस 0.5 2, और 2.5 और कितना 3। तो बच्चों कितने मीटर, 3 मीटर। अरे फोर्स की डायरेक्शन में कितने मीटर चले हो, बोलो। अरे तुम ऊपर कितना चले हो, 3 मीटर ही तो चले हो। ऊपर कितना चले हो, 3 मीटर। तो आंसर बोलिए कितने न्यूटन हो, कितने जूल होगा, 60 जूल। तो सारे आंसर गलत हैं, करेक्ट आंसर है 60 जूल। क्या बेटा, अच्छा ये जो 2 मीटर इन्होंने एक सवाल किया है, 2 मीटर क्यों नहीं लिया बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। और 2 मीटर जो डिस्टेंस है बेटा वो ऊपर है कि दाएं साइड है, राइट साइड है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्क निकालने के लिए केवल वही डिस्टेंस लेनी है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, जो फोर्स की डायरेक्शन में है, जो फोर्स की डायरेक्शन में है। इसीलिए मैंने लिखाया था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ लिखिए बच्चों, अब लिखिए टाइप ऑफ वर्क। ये समझ में आ गया बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। टाइप ऑफ वर्क, अभी तो टाइप ऑफ वर्क एक तरीके से यही कह लीजिए आपको रटना है। क्लास 10th में आपको समझ में आएगा कि टाइप ऑफ वर्क होता ऐसा क्यों है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइप ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क, दूसरा है निगेटिव वर्क, और तीसरा है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क बेटा जब भी फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की डायरेक्शन के अलोंग हो, दोनों पैरेलल हो, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो बेटा इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। जब भी फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस में हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, तो आप ये क्या कहलाएगा आपका पॉजिटिव वर्क। when the displacement is covered in the direction of force, when the displacement is covered in the direction of force, जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चली गई है वो किसके डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, उस समय पर वर्क जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क। सो सिंपल बच्चों, एक बक्सा है, इसमें आप यहाँ से पुल कर रहे हैं, पुल फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ पुल और अ पुश। ये पुल फोर्स है, और एक पुल फोर्स के कारण ये बक्सा जो है इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होकर के पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा बच्चों वो क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी वर्क जो आएगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। अब नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। अगर फोर्स लग रहा हो पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रही हो आगे, मतलब बॉडी जो डिस्टेंस मूव कर रही हो वो आगे की तरफ मूव कर रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्क को, इस समय पे जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। एक सिचुएशन आपको मैं बताता हूँ। खिलौने के बाज़ार पे मैंने देखा ये होता है, छोटे बच्चों को खिलौने के बाज़ार पे आप ले जाइए या मेले पे ले जाइए तो वो लोग क्या करते हैं, ये मम्मी है, मम्मी जी हाथ पकड़ी हुई हैं बेटे का अपने, ठीक है ना, मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये इनकी बेटी है, बेटी ज़्यादा, ठीक है, ये बेटी है, ये क्या है, बेटी है। अब मम्मी मेले में निकल रही हैं, बेटा देखो मम्मी मेले में निकल रही है, बेटी का हाथ पकड़े हुए हैं, मम्मी मेले में आगे जा रही हैं, मम्मी मेले में कहाँ जा रही हैं, आगे, चलो बेटी घर जाना है, चलो बेटी घर जाना है। अब बिटिया जो है वो क्या कह रही, नहीं मम्मा हमें तो इधर जाना है। ये देखिए, अब बेटी के कंटेक्स्ट से इस सवाल को देखिए, बेटी अपना फोर्स कहाँ लगा रही है, पीछे की ओर, बोलो हाँ या ना।
मगर मम्मी के जोर के आगे कुछ नहीं चल रही है, बेचारी घिसट रही है, फोर्स पीछे लगा रही है, मगर मम्मी के जोर के आगे कुछ नहीं चल रही है। उसकी डिस्प्लेसमेंट बोलो आगे हो रही कि पीछे हो रही है? अरे क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो यार, आगे हो रही ना। बेटी कहाँ फोर्स लगा रही है? पीछे लगा रही है, मगर मम्मी घसीट के लिए जा रही है, उसका फोर्स तो है पीछे, मगर मम्मी उसको घसीट के लिए जा रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बेटी के लिए दोनों क्या है? अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग है। बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना बेटी का, मम्मी घर जा रही ना, घर इस तरफ है बेटा, ये घर है मम्मी का, ये घर है इस तरफ बेटा, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको वर्क डन मिलेगा, इस लड़की के लिए वर्क डन क्या होगा बोलो, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा, क्योंकि लड़की जो है छोटी बच्ची फोर्स इधर लगा रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आइए एक और हम बात करते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो हम अपने पैरों से ज़मीन को, ये देखिए मेरा जूता है जापानी, ठीक है ना, ये देखिए ये हम लोग जब पैरों से चलते हैं तो हम अपने पैरों से ज़मीन को कहाँ धकेलते हैं? पीछे की आगे? पीछे, मतलब हमारा फोर्स कहाँ है? पीछे है कि नहीं है? और हमको डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिलती? पीछे की आगे? आगे। मतलब बच्चों यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होता है चलने के लिए, जो हमारा वर्क डन होता है वह कौन सा वर्क होता है? नेगेटिव, क्योंकि चलने के लिए भैया हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलने के लिए हमारा फोर्स कहाँ लगता है? पीछे, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ ट्रेवल करते हैं? आगे। तो ये भी एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, पॉजिटिव वर्क बता दिया, अब नेगेटिव वर्क बता दिया, अब ज़ीरो वर्क बता दिया। अब ज़ीरो वर्क बताना है, बता नहीं दिया, ज़ीरो वर्क बताना है। बेटा आपने देखा कि W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोलो हाँ या ना। अब बेटा वर्क डन हमको जीरो करना है, तो वर्क डन जीरो करने के 3 रास्ते। पहली चीज़, फोर्स ही मत लगाओ, फोर्स ही मत लगाओ। बिना फोर्स लगाए क्या वर्क होगा? कोई खिसकेगा बिना फोर्स लगाए? खिसक ही नहीं सकता है। आप वैक्यूम में भी अगर बैठे हों, जीरो ग्रेविटेशनल में भी बैठे हों, और आपके सामने छोटा सा एक थर्मोकोल भी रखा हुआ है, तो बिना फोर्स लगाए वो टस का मस नहीं होगा। तो फोर्स जीरो है तो वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो। दूसरा, डिस्टेंस ही ज़ीरो है, वही बोर्ड वाले केस में सुबह से लेके शाम तक फोर्स लगाया मगर दीवार टच से मस ना हुई, तो भी वर्क डन कितना होगा? आप चाहे चिल्लाओ कि मैंने खूब काम किया, मगर आपका काम फिजिक्स नहीं मानी जाएगी। तीसरा, जो डिस्टेंस है वो फोर्स के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो बेटा? फोर्स के, हाँ। तो जो बेटा डिस्टेंस है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस है और यहाँ लग रहा है फोर्स, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। क्या एक दूसरे के? परपेंडिकुलर। तो भी वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो। तो बेटा इन 3 केसेस में वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो। बना लीजिए बेटा इसको कॉपी में। बेटा फोर्स और डिस्प्ले, वही कूली वाला केस है बेटा। क्यों नहीं हुआ था? ज़ीरो हुआ तो था। अरे 60 बेटा ऊपर वाले में आ रहा था। आप कुली वाला केस याद करो ना, कुली जब सामने चल रहा था तब ज़ीरो हो गया था। तो बच्चों आपने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क देखा, नेगेटिव वर्क देखा और ज़ीरो वर्क देख लिया। ज़ीरो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ीरो वर्क से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। देखिए, ज़ीरो वर्क से रिलेटेड मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, बट उस सवाल को पूछने के पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता देता हूँ। बच्चों देखिए, कभी भी आप किसी चीज़ को सर्कल में घुमा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ सर्कल में घूम रही होती है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से घूम रही होती है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। दुनिया का कोई भी सर्कुलर रोटेशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी रोटेशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता है। सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो ही सर्कुलर रोटेशन होगा। अब याद रखो मैं जो बताने वाला हूँ बच्चों, कभी भी कोई सर्कुलर मोशन होती है ना बेटा, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना उसकी डायरेक्शन टेंजेंट में होती है, बिल्कुल टच करके। अगर हाँ टेंजेंट बेटा, जो टच करके एक लाइन निकलती है इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लो कोई यहाँ पर आपका कोई प्लैनेट घूम रहा है या कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो इस मोमेंट पर बेटा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी,
ये डायरेक्शन है इसकी। अगर वो चल करके बेटा यहाँ आ गया घूमते घूमते, तो इस मोमेंट पर बेटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगी, ठीक है ना। और आप तो ये सब जानते हो कि बेटा ये एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। सर्कल सबने पढ़ा है ना, ये एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर बेटा ये मान लो प्लैनेट ऐसे जा रहा है यहाँ पे और इस पॉइंट पर आपको देखना है, तो बेटा ये देखिए टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी ये होती है एक पॉइंट पर, एक किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ये होती है। अब इसके बाद मेरा सवाल शुरू होता है। सवाल क्या है देखिए बच्चों, सवाल ये है कि आप हाथ में एक पत्थर लेकर के घुमा रहे हो, हाथ में एक पत्थर लेकर के घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्किल में। हॉरिजॉन्टल सर्किल एक होता है बेटा वर्टिकल सर्किल, ये ले लिया, ये वाला प्लेन बेटा वर्टिकल है, ये जो फ्रेम दिख रहा ना आपको, जो बोर्ड है ना, ये वर्टिकल है। तो ये हाथ में पत्थर ले लिया, ये घुमाना आपने शुरू कर दिया। तो सर्किल जो है बेटा, जो पत्थर होगा कैसे कैसे घूम रहा होगा, इस तरीके से घूम रहा होगा बेटा। ये वर्टिकल सर्किल है। कौन सा सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है। दूसरा, तुम क्या बन गए भाई साहब, ये तुमने ले लिया हाथ में और ये घुमाना शुरू किया। समझ में आ गया जी, इस तरीके से। तो सर्कल बेटा इस प्लेन में घूमेगा, बोलो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो ये कौन सा सर्कल कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल। कौन सा सर्कल कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल। अब सवाल मेरा यहाँ से शुरू होता है कि एक बच्चा हाथ में पत्थर लेकर के हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में ये पत्थर घूम रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप केवल इस पत्थर के हॉरिजॉन्टल सर्किल को देखो। ये पत्थर की अलग अलग स्थितियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, रुकेगा तो नहीं कभी, वो तो चलते चलते ऐसे समझ में आ रहा है। आपको बताना है कि पत्थर की ये पोजीशन मान लो बेटा ए थी और पत्थर की ये पोजीशन बी है। तो पत्थर के ए से लेकर के बी तक आने में, पत्थर के ए से लेके बेटा उंगली कहाँ पे होगी, यहाँ पे है ना, तभी ना घूम रही है। तो पत्थर के ए से लेकर के बी तक आने में किया गया वर्क डन कितना होगा, रेडियस आर है, ये भी आर है। समझ में आ गया। सेंटर की तरफ जो खिंचाव लग रहा है बच्चों वो 2 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 2 न्यूटन। कितने से खींच रहा है, 2 न्यूटन से। तो सेंटर की तरफ 2 न्यूटन का खिंचाव लग रहा है। आपको बताना है ए से लेके बी आने में वर्क डन कितना होगा, बताइए। ए से लेके बी तक पहुंचने में यहां पर वर्क डन कितना होगा, मुझे बताइए आप लोग। हाउ मच इज द वर्क डन, वर्क डन कितना होगा। हाँ भाई 100 में बताएं बेटा आंसर, वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा बताइए। नो आइडिया किसी को। अभी अभी मैंने आपको बात बताई थी। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ए से लेके बी पूरा नहीं गया है, आधा गया है। हाँ सिर्फ ए से लेके बी गया, हाफ गया है, ठीक ना। देखिए आंसर 0 दिया गया। आंसर बता सकते हो 0 क्यों है, क्योंकि हाफ चला पूरा नहीं गया। तो पूरा चला होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, तब तो 0 होता ना। हाफ में थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया भाई, हाफ में तो चलिए ऐसा नहीं है। देखिए बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया, बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि बताइए इस पॉइंट पर फोर्स ये रहेगा, बताइए हाँ या ना, अंदर की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा। और बेटा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी बताया मैंने। देखो डिस्प्लेसमेंट यूँ जाती कि नहीं जाती है उस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ पर भी बेटा मान लो ये जा रही है, तो ये आप टेंजेंट को मिला दीजिए, बोलिए ये एंगल कितने डिग्री होता है, 90। तो हर पॉइंट पर बेटा ये एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 पे रहे आते हैं तो क्या वर्क डन होता है, नहीं होता। बताया था मैंने, कूली चल रहा है प्लेटफॉर्म पे, बोझा उठाया है सिर पे, फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है सामने, एंगल 90 डिग्री, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया बच्चों। तो चाहे आधा चलो, पूरा चलो, थोड़ा सा चलो, सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होते हैं, कोई दिक्कत। सो बेटा यहाँ पे आंसर वर्क डन इक्वल टू 0। तो ये थ्योरी हमारी यहाँ पे क्लियर होती हुई, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, ठीक है ना, एंड 0 वर्क डन। चलो अब अगला हेडिंग डालिए बच्चों,
वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगली हेडिंग डालिए, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसका वर्क डन निकाल रहे हैं? ग्रेविटी का। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टॉपिक है वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लिखना मत, अभी समझ लेना, नहीं सब भूल जाओगे, बाद में दिक्कत, कंफ्यूज होगे। इसलिए बेटा मैंने आपको ग्रेविटी पढ़ाई, और जब मैंने ग्रेविटी पढ़ाई तो मैंने कहा बेटा कि अगर कोई एम मास की बॉडी बेटा रखी होती तो इस पे नीचे की तरफ अर्थ की तरफ जी एक्सेलरेशन लगता है, और फोर्स इक्वल टू बनता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। फिलहाल बेटा एक ही जगह जी खेल रहा है, तो लगने वाला फोर्स हो गया कितना बेटा? एम जी। कितना हो गया? एम जी। मतलब अर्थ का जो सेंटर होता है बेटा वो एम जी फोर्स से हर एक बॉडी को जो इसके सेंटर पे होती, जो इसके सरफेस पे होती है, अपनी तरफ एम जी फोर्स से अर्थ का सेंटर खींचता है। और इसी फोर्स को हम बेटा इसका वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका वेट। हमको खिंचाव कर रही है अर्थ, और उसी के कारण हमारा वेट बन रहा है। ठीक है बच्चों, यही हमारा वेट है। जिस फोर्स से अर्थ का सेंटर की तरफ हम खींचे चले जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा वेट। एंड वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स जिसको हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं। सो वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। बाहर निकलते हैं इस चीज़ से, धरती पे आते हैं। ये अर्थ आपको बड़े वे में दिखाई है मैंने, इसलिए सपाट दिखी है, मगर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको थोड़ा ना एकदम ऐसे कर्व दिखेगी, हमको तो फ्लैट दिखेगी। हाँ है ना, जैसे फुटबॉल के ऊपर दो चींटी हैं, एक बड़ी सी फुटबॉल और उसके ऊपर दो चींटी हैं। बोलो हाँ है ना। क्या ये वाली चींटी इस वाली चींटी को बोलेगी देखो मैं ऊपर हूँ तुम नीचे हो? कि दोनों एक लेवल पे दिखेंगी? एक लेवल पे, क्योंकि फुटबॉल के इतने से एरिया में दोनों लोग हैं। अब उसमें उनको थोड़ा ना समझ में आएगा, और फुटबॉल हमको दिख रही है क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। ऐसे ही अर्थ बहुत बड़ी है, 6400 किलोमीटर यहाँ है, 6400 किलोमीटर यहाँ है, यानी 12800 किलोमीटर का डायमीटर है। समझ गए? और हमारी आंखें देख कितनी पाती हैं? हमारी आंखें 2 किलोमीटर भी तो देख नहीं पाती हैं। हम भला क्या जानेंगे अर्थ कैसे फैली हुई है? वो तो जब आप स्पेस में जाओगे तब आपको दिखेगी इस तरीके से घूमी हुई है। ठीक है ना। तो हम लोग बेटा अर्थ के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, एक मास है बेटा m, तो सेंटर से अर्थ की तरफ बोलो फोर्स कितना लग रहा है बेटा? mg। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? mg। आइए देखते हैं, अगर हम बॉडी को h हाइट तक ऊपर लिफ्ट करते हैं तो फोर्स कितना लगेगा? ये हमने mg धरती का फोर्स है। देखना भाई साहब, बहुत कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे यहाँ पे। ये mg का फोर्स है बेटा, मगर हमने बेटा इस बक्से को उठाया, और इस बक्से को हमने उठाया तो बाहर से हमने फोर्स लगाया बेटा, इसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एफ एक्सटर्नल। अब दो लोग हैं, एक धरती है जो सेंटर की तरफ खींच रही है, एक अर्थ है जो सेंटर की तरफ खींच रही है, और एक बाहर से मैं हूँ जो बाल्टी को पकड़ के या बक्से को पकड़ के उठा रहा हूँ। मेरा बाहर वाला जो फोर्स है वो एफ एक्सटर्नल है, और बेटा नीचे वाला जो फोर्स है एम जी है। ये बेटा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत घटिया है वेदांत। नींद आ रही है तुमको? इतना एनर्जेटिक पढ़ाने के बाद भी तुमको नींद आ रही है? ठीक है, पहले सीधे बैठो, वहाँ बैठो सीधे से। लिखवा तो रहा नहीं हूँ ना, ऐसे सीधे बैठ जाओ। हाँ है जाओ ऐसे, ठीक है ना। एफ एक्सटर्नल फोर्स से आप जो है बेटा इसको उठा रहे हो, इसको एफ एक्सटर्नल फोर्स से आपने उठाया है। अब यहाँ देखो दो लोग काम कर रहे हैं। ये बेटा मान लो ये उठ कर के ये बक्सा जो है कितनी हाइट तक पहुँच गया बेटा? एच हाइट तक। कितनी हाइट तक पहुँच गया बच्चों? एच हाइट तक। ये चीज़ आपको कष्ट देने वाली है बाद में, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को समझ लो, ये प्रॉब्लम करेगी, आप बार बार कंफ्यूज हो गए। एच हाइट तक बॉडी पहुँच गई है। अब यहाँ पर दो लोगों ने काम किया है। कितने लोगों ने? दो लोगों ने। कौन है वो दो लोग? नंबर 1 एक एक्सटर्नल बॉडी है जिसका फोर्स लगा हुआ उठाने में, बोलो हाँ, एक उसका भी काम है, और एक है अर्थ। एक किसका काम है? क्योंकि अर्थ भी फोर्स लगा रही है। लगा रही कि नहीं लगा रही है? अर्थ का फोर्स क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बेटा? तो भैया दो लोग काम कर रहे हैं एक ही साथ, एक एफ जी और एक एफ एक्सटर्नल। क्लियर हो गया?
एक Fg भी काम कर रहा है यहाँ पे। Fg किसकी तरफ से लगने वाला फोर्स है? अर्थ की तरफ से, धरती माता लगा रही है जो फोर्स, समझ गए। और ये बाहर से जो फोर्स लगा रहा है, दो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों के वर्क डन आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, दोनों के वर्क डन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। समझ में आया बच्चों? देखो फिजिक्स कहती है ये चेयर है, मैंने इस चेयर को खींचा तो इसका मतलब मैंने चेयर पर काम किया, मैंने चेयर पर काम किया। किस पर काम किया? तो अगर मैंने चेयर पर काम किया तो चेयर ने मेरा काम लिया, चेयर ने मेरा काम लिया। अगर आप धक्का किसी को देते हैं तो भैया सेकंड जो बॉडी है वो धक्का जर्क को महसूस करता है, मतलब वो धक्का लेता है। अगर फोर्स गिवन होगा तो फोर्स टेकन भी होगा। तो काम के बेटा जो वर्क होता है वन साइडेड नहीं होता है, टू साइडेड होता है। समझिए इस चीज़ को, अब आपको समझ में आएगा। मैं दोनों के वर्क डन निकालता हूँ। फर्स्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी। बोलो हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी। बोर्ड पे ध्यान दीजिए हिमांशी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी, W एक्सटर्नल इक्वल टू बेटा फोर्स एक्सटर्नल। वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ बेटा एक्सटर्नल बॉडी का फोर्स कितना है? Fe। कितना है? Fe है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो है कि नहीं है? इनटू जो बाहर बॉडी है बेटा उसकी डिस्टेंस क्या है? जो ले गया है बेटा वर्क फोर्स को एक्ट करके, वो किस डिस्टेंस तक ले गया है? h तक। किस तक ले गया है? h तक। बिल्कुल सही, h तक ले गया है। बेटा ये बताओ फोर्स और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अलग डायरेक्शन में है? सेम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी कहाँ लग रहा है? ऊपर। और बेटा डिस्टेंस भी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो बेटा ये पॉजिटिव वर्क होगा कि निगेटिव वर्क होगा? बहुत अच्छे बच्चों, आंसर लिखता हूँ मैं M इंटू जी। सर ये क्यों? क्योंकि बेटा जितनी ज़ोर से ज़मीन खींचेगी उतनी ज़ोर से ये भी लगाएगा। बोलो जी हाँ या ना? आप बाल्टी को कितने ज़ोर से उठाओगे? जितनी ज़ोर से ज़मीन खींचेगी, जितना बाल्टी का वेट होगा। क्यों बोलो? उठाओगे ना जितना बाल्टी का वेट होगा। तो M इंटू जी इंटू एच। बोलो आंसर कितना आ गया? mgh। ये किसका काम है? हाँ, जो बाहरी आदमी है उसका काम कितना है? mgh। मेरे बिना आगे करे। आप मुझे बता सकते हो कि धरती माता का काम कितना होगा? अर्थ का काम कितना होगा? अर्थ का काम कितना होगा? बता सकते हो? मेरे बिना बताए आपको कोई बता सकता है कि अर्थ का काम कितना होगा? नहीं बता सकते हो? चलो देखो बच्चों, वर्क डन बाई अर्थ, वर्क डन बाई अर्थ। अब बेटा अर्थ ना लिखो सर जी, ग्रेविटी लिखो। हाँ बेटा ग्रेविटी लिख लो। वर्क डन बाई ग्रेविटी, वही ग्रेविटी यानी अर्थ। वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन बेटा W ग्रेविटी, G फॉर ग्रेविटी इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स बाई ग्रेविटी इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस। चलो हिमांशी बेटा Fg कितना है? Fg कितना है? हाँ mg। बेटा उसका फोर्स ऊपर लग रहा था एक्सटर्नल वाले का, अब इस वाले का कहाँ लग रहा है? नीचे। मगर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? कितनी हो रही है? h हो रही है। और बेटा चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे और मोशन हो रही है ऊपर, मतलब नेगेटिव वर्क है। कैसा वर्क है? नेगेटिव वर्क। तो बेटा क्या आएगा? mgh, माइनस का mgh। समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पर वर्क डन बाई ग्रेविटी बेटा आ रहा है माइनस mgh और वर्क डन बाई एक्सटर्नल बॉडी आ रहा है प्लस mgh। समझ में आया? क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा जिसका वर्क पॉजिटिव आए उसने काम किया, उसने काम, और जिसका वर्क डन निगेटिव आए उसने काम लिया, उसने काम लिया। अभी के लिए नहीं, जब लोग क्लास 11th में आप आओगे तब ये वर्ड मेरे बहुत आपके काम में आएंगे कि सर वर्क डन एंड वर्क टेकन दोनों में फ़र्क है। समझ गए?
समझ गए? हमने आप पे मेहनत करी, हमने आपको मेहनत दी और आपने हमारी मेहनत ली, ठीक है ना? गिव एंड टेक, नोट करिए इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये बच्चों। चलिए वेदांत, एक सवाल बताइए। आपने देखा होगा जिम में वेट लिफ्ट करने के लिए वेट दिए जाते हैं, जिसको वेट को लिफ्ट करते हैं लोग लेट करके, एक पैन होता है, एक प्लेट में लेट जाते हैं, उसके बाद वेट को लेते हैं दोनों हाथ से और उसको लिफ्ट करते हैं यूं, और ये इस तरीके से, ठीक है ना? तो आप बताइए, जब वेट को दोनों हाथों से ऊपर ले जाया जाएगा, ठीक है ना, तो जो वेट लिफ्टर है जब वेट को दोनों हाथों से कहाँ ले जाएगा? ऊपर, तो उस समय उस वेट लिफ्टर के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर ले जा रहा है तो इन्होंने क्या कहा? नेगेटिव कहा। क्या सबका आंसर नेगेटिव है कि किसी का पॉजिटिव भी है? एक वेट लिफ्टर है, ठीक है जी, और वो वेट लिफ्टर जो है, वो वेट लिफ्टर, आप चाहे उसको, अब मैंने दो से यहाँ पे मैंने कह दिया था लेटने हुआ है, लेटना भी ले सकते हो और इस तरीके से एक लिफ्टर ज़मीन से भी उठाते हैं वो भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर वो वेट को ऊपर ले जा रहा है या ले जा रही है, तो बताइए उसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और वेदांत ने कहा है नेगेटिव। देख लेते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हाँ, आपका भी नेगेटिव है। चलिए देखते हैं। देखिए सीन ये बन रहा है, चाहे वो कैसा भी वेट हो, ये आपके पास में भाई साहब ये एक वेट है, ये इस तरीके से आपका वेट है, ठीक है जी। और कुछ समय के बाद जब इसको, ठीक है बेटा, जब कुछ समय के बाद जब इसको ये बंदा लिफ्ट कर लेगा तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ये वेट को इस तरीके से लिफ्ट करके यहाँ पे रुका होगा। बोलिए यस कि नो? इस तरीके से लिफ्ट करके ही रखा होगा। अब ये बताइए, इस वेट को लिफ्ट करने के लिए इसने जो फोर्स लगाया है वो किसके इक्वल लगाया है? इसके वेट के इक्वल लगाया है कि नहीं लगाया है? इसका वेट जो ग्रेविटी सेट करेगी वो कितना होगा? mg। कितना होगा? ये mg फोर्स इसने उठाने के लिए इसको कहाँ की तरफ लगाया? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ। भाई धरती के फोर्स की बात मत करो, वो तो नीचे लगेगा। हम बात कर रहे हैं भैया वेट लिफ्टर की, तो वेट लिफ्टर ने कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ लगाया। तो वेट लिफ्टर ने उसको उठाने के लिए कहाँ की तरफ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ। कितना लगाया? उतना ही लगाया भैया जितने जोर से धरती उसको खींच रही थी। तो कितना फोर्स लगाया बेटा? mg। अब बताइए, फोर्स तो हो चुका है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितनी हाइट तक उठाया? h हाइट तक। बताइए F एक्सटर्नल mg मल्टीप्लाइड बाई h। पॉजिटिव वर्क कि नेगेटिव वर्क? क्योंकि भैया फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस हुई है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव। आंसर कितना? mgh। समझ में आया? क्लियर हो गया? बेटा वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अच्छा h कहाँ है? अपवर्ड। नीचे से ऊपर गया कि ऊपर से नीचे आया है? बोलो, नीचे से ऊपर, तो बेटा अपवर्ड है। और फोर्स की डायरेक्शन में है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है। हमें तो मतलब इस चीज़ से कि फोर्स की डायरेक्शन में क्या अपोजिट है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुई? ऊपर। नीचे से ऊपर गया ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। किसका वर्क डन? वेट लिफ्टर का। किसका? वेट लिफ्टर का। इसका दूसरा सवाल हिमांशी आपसे, यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों होगा ये भी बताओ। नीचे खींच रही है, ऐसे जवाब दोगी? अरे भैया जवाब ये देना है कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। और आपकी जो डिस्टेंस हुई है वो कहाँ गई है? अपवर्ड। मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस का mg
एच। तो ये अच्छे से देखिए, उसको निकालिएगा कि किस, हाँ हाइट ऊपर गई है मगर फोर्स कहाँ लगा है, नीचे। हाँ तो ये समझ लीजिएगा अच्छे से, एक पॉजिटिव वर्क होगा तो एक नेगेटिव वर्क होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों यहाँ पे वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारे टाइप के वर्क बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। अगला टॉपिक हम करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? वेरी गुड, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वर्क आपने देख लिया। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बड़ी अद्भुत डेफिनेशन लिखना पड़ता है वर्क की, कि काम कहा हुआ तब कहा जाएगा, किसी काम को तब माना जाएगा जबकि फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेस हो चुका हो। ए वर्क है ना, वर्क सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी to do work. Okay, capacity to do work or ability to do work. कैपेसिटी बेस्ट है, काम करने की क्षमता। ओके, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो उसको बोलेंगे कि वो उस व्यक्ति के पास एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आपके पास कुछ काम करने की क्षमता है। अगर आप भूखे प्यासे कई दिनों से डले हुए हैं, आपके अंदर काम करने की बिल्कुल क्षमता नहीं है, मतलब आपके पास कैपेसिटी टू डू वर्क नहीं है, मतलब आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। अब याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है। हम कोई भी इंसान हैं, क्योंकि हमारे अंदर मशीनरी तो काम करती है। बोलिए हाँ है ना। आप बीमार होते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं कई बार, तब भी अंदर के सिस्टम तो काम करता है कि नहीं करता है? तो हमारी एनर्जी जीरो कब होती है? जब हमारे अंदर का पूरा सिस्टम काम करना बंद हो जाता है और हम निकल लेते हैं, तब हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है ना। अगर थोड़ा भी हमारी बॉडी के अंदर काम चल रहा है तो हमारे अंदर एनर्जी है। कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू डू वर्क मतलब आप जितना ज़्यादा काम कर पाने की ताकत रखते हो, आपके अंदर उतनी एनर्जी है। अगर आप बहुत काम कर पाते हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अब आपके अंदर अगर आप बहुत एनर्जी काम कर पा रहे हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है। अब जैसे इस क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों, इस क्लास में हर बच्चे के अंदर इक्वल एनर्जी है, ये जान लो। फिर सबके परिणाम क्यों सेम नहीं है? क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है। सबकी पावर क्या है? अलग अलग। अब एनर्जी और पावर में संबंध बड़ा मज़ेदार है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। एनर्जी फुल होना और पावरफुल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एनर्जी फुल होना और पावरफुल होना अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास, सबके पास सेम एनर्जी है। एक ह्यूमन की नीड जो होती है 1800 किलो कैलोरी एनर्जी, सब लोग खा करके आते हो इतना खाना सुबह से लेके शाम तक, कि 1800 क्या, मैं तो 3600 3700 खा के आते हैं सब लोग। जो मिनिमम नीड है उसके ऊपर ही खाना सब लोग खा के आते हैं। तो सबके अंदर एनर्जी पर्याप्त है, मगर सबके रिज़ल्ट अलग अलग क्यों हैं? सबके रिज़ल्ट अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है। सबकी पावर क्या है? अलग अलग है। अब पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी खर्च करने की रफ्तार। एनर्जी खर्च करने की रफ्तार। जैसे समझिए, मैंने सबको 100 रुपये दे दिए, इस क्लास में सबको 100 रुपये दे दिए और मैंने कहा इसको खर्च करके आओ। अब कोई बच्चा गया, वो 3 मिनट में जा कर के सबसे जल्दी खर्च करके लेके आ गया। 3 मिनट में जाके सबसे जल्दी खर्च करके लेके आ गया। और कोई दिन भर सोचता रहा कि किसको कहाँ खर्च करूं।
ठीक है ना। तो जो जल्दी खर्च करके आया है, ऐसे ही एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी के खर्च की रफ्तार को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को बोल दिया गया बेटा पावर का नाम। अब W एनर्जी टी टाइम में खर्च हो रही है। अब जितना कम समय में एनर्जी खर्च होगी उसको बोलेंगे वो पावर उसकी ज़्यादा है, उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही खेल चल रहा बच्चों, सबको समान एनर्जी दी जा रही है, सबके पास समान एनर्जी है, मगर कोई नॉलेज को कम समय में गेन कर रहा है, कोई नॉलेज को ज़्यादा समय खराब करके गेन कर रहा है। जो नॉलेज को कम समय में गेन कर लेता है वो पावरफुल है, और जो उसी नॉलेज को समय खराब कर करके घिस घिस करके बेवजह टाइम खराब करके गेन कर रहा है, उसकी पावर क्या है, कम है। टॉपिक पे आते हैं। तो जिसकी वर्क ज़्यादा है, जिसके पास जो ज़्यादा काम कर पा रहा है वो क्या है, ज़्यादा एनर्जी है उसके पास। समझ में आ गया। जो ज़्यादा काम कर पाएगा, इसलिए बेटा वर्क को भी किस में मेज़र किया जाता है, जूल में, और एनर्जी को भी किस में मेज़र किया जाता है, जूल में, क्योंकि एनर्जी ही वर्क में बदलेगी, एनर्जी ही वर्क में बदलेगी। किसी के अंदर बहुत एनर्जी है तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा। भाई रेस होने वाली थी, खूब अच्छे से खाए पिए तैयार हो गए, है ना, खूब दूध वगैरह केले वगैरह खा लिया, हाँ आ गई एनर्जी। अब उस एनर्जी को कहाँ पर करेंगे, मैदान में खर्च करेंगे। कहाँ पर खर्च करेंगे, मैदान में। खा पी के जाते हैं ना भाई रेसेस करने के लिए, बिल्कुल तंदुरुस्त हो करके, कि 3 दिन का भूखा रह करके जाएंगे। तो भाई इसलिए जो एनर्जी होती है वो वर्क के फॉर्म में खर्च होती है। सो वर्क इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ वर्क। समझ गए ना। वर्क ट्रांसफॉर्मेबल इन एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेबल इन वर्क। वर्क को एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है और एनर्जी को वर्क में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट तरीका है वर्क को कैलकुलेट करना। एनर्जी को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट तरीका क्या है, वर्क को कैलकुलेट करना। और वर्क को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट तरीका है एनर्जी को कैलकुलेट करना। दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है भाई साहब, दोनों काम हो सकते हैं। वर्क से एनर्जी भी कैलकुलेट हो सकती है, एनर्जी से वर्क भी कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी की। तो बेटा हमारे सिलेबस में जो एनर्जी हमें पढ़नी है उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हाँ वही उसी का पार्ट है बेटा। हमारे सिलेबस में जो एनर्जी है बेटा वो है मैकेनिकल एनर्जी। हाँ भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन की पहले बात हो जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। बेटा मैकेनिकल वर्ड बना है मशीन से। किससे बना है, मशीन से। शुरू के इसके वर्ड मशीन से मिलते जुलते हैं। तो एक मशीन जो है, एक मशीन के अंदर 2 तरीके की एनर्जी हो सकती है। द एनर्जी कंटेन्ड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और एक मशीन, जैसे हमारा शरीर एक मशीन है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 2 तरीके की एनर्जी हो सकती है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। समझिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिटेन्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर रिटेन की गई एनर्जी। जैसे ये है, ये मेरा पेन है, ये देख रहे हैं आप, क्या इस पेन के अंदर कोई एनर्जी है कि नहीं है, है कि नहीं है, है। क्यों है, अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा है, गिर रहा कि नहीं गिर रहा है, गिरा ना, गिरा कि नहीं गिरा, क्यों भाई क्या हो गया, गिरा कि नहीं गिरा भाई, ये गिरा ना कि नहीं गिरा। और गिरना मतलब काम तो किया ना कि नहीं किया, किया ना। जब तक इसको फ्लोर नहीं मिल जाएगी तब तक ये गिरता ही जाएगा पेन। मतलब इस पोजीशन पर ये बना हुआ था तो इसके पास एनर्जी थी कि नहीं थी, और कितनी थी, जितना इस पोजीशन पर हमने इसको उठाने में काम किया था। अभी कुछ देर पहले हम इसको h हाइट तक ले गए थे बच्चों, तो आपको मैंने बताया था हमने यहाँ पर कितना काम किया था, mgh। तो किसी गिरे को उठा करके आप ले गए हो, यहाँ पर रख दिए हो, और उसको पता चल गया भाई साहब इन लोगों ने हम पे काम कर दिया, mgh।
समझ गए? तो इस पॉइंट पर किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से, किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से स्टोर होने वाली किसी बॉडी पर पोजीशन की वजह से, 2-3 कीवर्ड है, उनको याद रखिएगा। पहला वर्ड बोलिए पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे? कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस पॉइंट पर जो एनर्जी वो रिटेन करती है बॉडी, द एनर्जी रिटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो बच्चे मेढक बनाते हैं कूदने वाला, बहुत अच्छा स्कूल बनाते हैं। अब वो मेढक जो है उसको कागज़ का बना करके उसको ये ऊँ नीचे दबाते हैं, उसको छोड़ते हैं तो पट्ट से कूद के आगे जाता है या ना? कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आपने कागज़ के मॉलिक्यूल्स यानी उस कागज़ के पार्टिकल को कुछ ऐसे अरेंज किया कि उनका कॉन्फ़िगरेशन आपने नेचुरली डिस्टर्ब कर दिया डिस्टर्ब। अब जब डिस्टर्ब कर दिया तो वो वापस आने वाले हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बदलने से भी क्या एनर्जी सेव हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड बाय इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यार रबर है, रबर सिंपल है, रबर बैंड यूं है रखा हुआ है रबर बैंड। आपने रबर बैंड को खींचा, बोलो यस और नो? आपने रबर बैंड को खींचा तो आपने क्या बदला? उसका कॉन्फ़िगरेशन बदला कि नहीं बदला? अब आपने रबर बैंड को खींचा तो आपको वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? जो आपका काम था वो रबर में क्या हो गया? स्टोर हो गया। क्या हो गया? समझ में आया? आपका जो वर्क था वो किस में स्टोर हो गया? रबर में। अब आप रबर को छोड़ेंगे तो वही जो काम आपने उसमें सेव किया वो वापस उसी काम को छोड़ देगा। ठीक है जी? स्कूल में क्या करते हैं बच्चे? कागज़ का वो गुलटा बनाएंगे, रबर लेंगे, उसमें आगे उसको टेढ़ा करके फंसाएंगे, फिर छोड़ देंगे पट्ट से, तो सीधे जाके रॉकेट के जैसे लगता है। ठीक है ना? कहाँ लगता है? चेथी शॉट। तो वो क्यों है? क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन बदला। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय पोजीशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है बड़ी सी, इसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है और जो है ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर जा करके हमने एक मोटे से आदमी को बिठाल दिया। मोटे से आदमी को क्या हो गया? बिठाल दिया। स्प्रिंग दब गई। स्प्रिंग क्या हो गई? दब गई। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? बताओ शुरुआत में इसकी एनर्जी कितनी थी? 0। आराम से स्प्रिंग लगी हुई थी पार्क में। बोलो जी हाँ या ना? स्प्रिंग लगी थी? क्या हुआ? नहीं, स्प्रिंग दबी हुई थी। शुरुआत में स्प्रिंग ये थी। अब जैसे वो मोटा आदमी आ गया, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया कि नहीं बदल गया? इसने मोटे आदमी ने बैठ करके इस स्प्रिंग पे कुछ काम किया कि नहीं किया? इसको फोर्स दिया कि नहीं दिया? और डिस्प्लेसमेंट दिया कि नहीं दिया? और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क दिया कि नहीं दिया? मतलब इस स्प्रिंग पे कुछ ना कुछ काम किया कि नहीं किया? उस काम को इस स्प्रिंग ने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। क्या कर लिया? अब भैया यहाँ से ये उठ करके गए और हाथ रखे हुए थे और आ करके कोई छोटा बच्चा आंटी जी ने बिठाल दिया। भाई बोलो हाँ या ना? तो जैसे ही भाई साहब हाथ उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत उछल करके फिर ये गिरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन गिरेगा? भाई वो जैसे ही हाथ हटाएंगे, वो भाई साहब जैसे हाथ हटाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो होगा कि नहीं होगा? और ये आपके साथ किस में हुआ होगा? वो जो होता है सीसॉ वाला झूला, उसमें यदि गलती से आपने अपना पार्टनर गलत चुन लिया। एक बार ऐसा हुआ, हम छोटे थे, हम 9 साल के थे और सामने वाले अंकल एक थे बेहतरीन। समझ में आया?
देखो देखो भाई साहब, ये थे, अरे साहब था क्यों नहीं था, आज क्या बहुत पहले से था। ये हम बैठे, ओए देखो यहाँ, ये हम बैठे, बोलो हाँ। और ये हम यहाँ थे, बोलो हाँ। अब ये भाई साहब बड़े वाले थे, अब ये पैन में आ करके वो गदाधारी भीम बैठ गए। बताइए, तो अगर इन्होंने पूरा जोर अपना लगा दिया तो हम कहाँ दिखाई देंगे? आसमान में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सो द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स कन्फिगुरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा स्प्रिंग याद रखना, स्प्रिंग में आपने क्या बदला है? कन्फिगुरेशन। कौन सा? कन्फिगुरेशन। बेटा जब आप बंदूक चलाते हैं, कभी भी बंदूक फायर करते हैं, अगर आपके यहाँ एयर गन वगैरह है तो आपने देखा होगा एयर गन को लोड करने के बाद एक बहुत जोर से उसको मोड़ना पड़ता है पहले उसको ओपन करने के लिए। क्यों? वही एनर्जी जो है, आप उसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को मोड़ करके आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चिपकाते हो, और फिर जब आप फायर करते हो तो वही स्प्रिंग रिलीज होती है जो जा करके बुलेट को मारती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। बता देता हूँ। इधर देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। द एनर्जी रिटेन्ड बाई अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बातें नहीं करो। द एनर्जी रिटेन्ड बाई अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। देखो बेटा, ये एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है, बड़ी सी एक बॉल रखी हुई है, बहुत 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का एक पत्थर रखा हुआ है। ये 50 किलोग्राम का पत्थर एक इंसान के लिए क्या बिल्कुल खतरनाक है कि नहीं है? जब तक रखा हुआ है तब तक ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि भैया रुका हुआ है। बट यदि बेटा इसी चीज़ को आप स्पीड दे दो तो ये चीज़ बहुत खतरनाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। बेटा जो एक्सीडेंट होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? काइनेटिक। इतनी ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी में लोग होते हैं कि उनकी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बेटा लापरवाही का कारण बन जाती है। बोलो हाँ है ना। 80 की स्पीड में हम बाइक चला रहे थे, आता इंटरव्यू, 80 की स्पीड में बाइक चला रहे थे, ऋषभ पंत साहब गाड़ी चला रहे थे, समझ गए ना। 160 की स्पीड में, कितने की स्पीड में? 160 की स्पीड में। अब वो भाई साहब 1 सेकंड में आपका टायर यहाँ मुड़ा कि यहाँ मुड़ा, तो आप वहाँ पे कंट्रोल, जब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या उससे भी तेज़ स्पीड है, मतलब आप विद इन सेकेंड कितने मीटर लांघ रहे होगे। इतनी सी तो रोड है भाई साहब, 15-20 फीट की। बोलो ऐसा नो, कितना कमाल कर लोगे उसमें? हल्का सा सेकंड इधर हुआ उधर हुआ, टायर की गए काम से। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। डेफिनेशन पे बात करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी रिटेन्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन के कारण। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, कोई खतरनाक नहीं है। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दूँ, धीरे धीरे क्या कर दूँ? दौड़ना। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी बच्चों कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। कोई परेड थम, मैं बोल दूँ परेड थम, तो मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। यूसेन बोल्ट जो सबसे तेज़ दौड़ते हैं, उनका नाम आपने सुना हो अगर, हाँ बेटा बहुत तेज़ दौड़ते हैं वो। तो जब वो दौड़ करके बेटा रिबन के पास जाते हैं तो रिबन को काटने के बाद आधा मैदान वैसे ही दौड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि उनके बस में उनके आप को रोकना नहीं रह जाता। तो उनके सामने कैमरे वाले नहीं होते, पता चले हम ही को ले जाए साथ में उठा करके। हाँ, इतनी तेज वो मतलब मोमेंटम गेन कर लेते हैं बच्चों। समझ में आ गया? और जो बॉडी ज़्यादा मास है जिसका, उसको वेलोसिटी गेन कर ले, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जिसका मास ज़्यादा है, ऊपर से वो वेलोसिटी गेन कर ले, तो क्या हो जाती है? बहुत खतरनाक डेंजरस हो जाती है। क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। यस, चलिए, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नोट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा मैंने बताया mgh। क्या बताया? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद है? हाफ mv²। बेटा बिना वेलोसिटी के कैसे बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। नोट करिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ mv²।
ठीक, हाफ mv²। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन DERIVATION मतलब डिराइव करना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को बनाना। आया कहाँ से? ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, मज़े से समझिए इस डेरिवेशन को, बहुत प्यार से। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास में एक बढ़िया सा एक कोई ठेला है जिसका मास m है। क्या है ये? ठेला। गाड़ी है, कोई कार्ट गाड़ी है जिसका मास कितना है? m है। m मास की गाड़ी है बेटा, शुरुआत में रुकी हुई थी, स्पीड कितनी? 0। आपने कहा हम तो इस पे काम करेंगे और काम करके इसको दौड़ाएंगे, काम करके इसको दौड़ाएंगे। बेटा अगर शुरुआत में 0 है, बच्चों सुनो ध्यान से, अगर शुरुआत में इसकी स्पीड 0 है मतलब इसकी टोटल एनर्जी शुरू में कितनी है? बहुत बढ़िया जवाब दिया। टोटल एनर्जी कितनी है? 0। ज़मीन पे ही है तो 0 एनर्जी यहाँ पे इसकी रुका हुआ है। अब आपने कहा हम तो इस पे काम करके मानेंगे, आपने कहा हम इस पे F फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे? F फोर्स लगाएंगे और F फोर्स लगा करके इसको हम S डिस्टेंस तक भगाएंगे। कितने डिस्टेंस तक? S डिस्टेंस तक इसको हम भगाएंगे। और S डिस्टेंस तक भगाने के बाद जो है, S डिस्टेंस तक भगाने के बाद जो है इसकी वेलोसिटी हो गई v। कितनी वेलोसिटी हो गई? v। ये देखिए मास m है और इसकी वेलोसिटी हो गई v। पहले शुरुआत में u 0 था, अब बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पे काम किया कि नहीं किया? तो क्या यही किया गया काम उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप हुई है किसके अंदर, जो उसको आपने दौड़ा के जो एनर्जी गेन करवा दी है, वाई वर्क डन। किस वजह से? वर्क डन। यस और नो? मतलब जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है? जो आपने उसको खिलाया है उसी की वजह से आज ये काइनेटिक एनर्जी भी, इसके अंदर कोई एनर्जी आई है। आई है कि नहीं आई है? तो अगर हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इनडायरेक्टली हम निकाल लें कि हमने इस पे कितना काम किया है, क्योंकि हमारा काम ही उसकी एनर्जी बना है। बोलो बना है कि नहीं बना है? तो हम वर्क डन निकालना चाहते हैं बच्चों। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। इनटू कितना बेटा? s। ठीक है बेटा, m इंटू AS कर दो। आ जाओ साइड में। ये काइनेटिक एनर्जी, इसको K के नाम से बोलते हैं बेटा। नंबर 1 दे दो। दूसरी खिड़की में चलते हैं, याद करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल टू u² प्लस 2as। बोलिए यस और नो? फाइनल वेलोसिटी कितनी कमा ली है इसने? v कमा ली है। शुरुआत में कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? आ जाओ बेटा 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? a। और कितना डिस्टेंस चली है? s डिस्टेंस चली है कि नहीं चली है? तो यहाँ से v² इक्वल टू कितना आ गया? 2as। हमको बेटा as की वैल्यू चाहिए है, as को रोक लो। as इक्वल टू बोलो v² अपॉन, आ गया? उठा के as की वैल्यू यहाँ पर रख दो। बोलो k इक्वल टू m की जगह m, as की जगह क्या रख दूँ? क्या मैं इसको हाफ mv² सजा के नहीं लिख सकता? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² यहाँ से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आप ठेले को लेकर के दौड़ रहे हो, काम करे जा रहे हो, जितने देर तक आप ठेले को लेके दौड़ोगे वो बाद में उतनी काइनेटिक एनर्जी कमा लेगा। कमा लेगा कि नहीं कमा पाएगा? मतलब जो आपका काम था वही काइनेटिक एनर्जी में सेव हो गया। नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लिया है। चलिए हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए अभी हमने बताया कि आप वर्क से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एनर्जी से वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एनर्जी से आप वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ क्या है बच्चों? यूज़ ये है कि अगर हमारे पास एनर्जी हमको पता हो तो हम इसमें से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़ है एनर्जी? मतलब चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी आपको पता हो तो आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना काम किया गया है। अभी तक हमने क्या निकाला? वर्क की मदद से एनर्जी कैलकुलेट करी। अब यहाँ पर हम एनर्जी की मदद से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने कितना काम किया है, हमने कितना काम किया है। देखिए समझिए बेटा, यहाँ पर एक ठेला गाड़ी थी, सब्जी का ठेला वाली गाड़ी समझ लो, कोई कार्ट समझ लो, जो समझना समझ लो। बेटा इसकी स्पीड u थी और ये गाड़ी u स्पीड से चली जा रही थी। आपने बीच में सोचा कि हम कुछ हरकत करेंगे। ये आ रही थी ठेला गाड़ी, ठीक है ना, रोड सुनसान थी। आपने मौका देखा, एक लात इस पे और जड़ दिया भाई साहब, कि हमको एक लात इस पे ठोक दिया, किक मार दी जोरदार तरीके से, है ना, कि हमको तो नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, आगे जिसका जो होना होगा देखा जाएगा, टकरा जाए तो टकरा जाए। आपने इस पे कुछ ना कुछ क्या कर दिया? वर्क कर दिया। क्या कर दिया बेटा? क्योंकि आपने बेटा जब इस पे किक लगाई तो आपने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? उस फोर्स के कारण इसकी एनर्जी बदली होगी। तो मतलब आपने कुछ ना कुछ काम किया, और उस कुछ काम करने के बाद बेटा इसकी जो वेलोसिटी है बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो। बदल गई, v हो गई। कितनी हो गई? v हो गई। जैसे आपने काम किया इस पे वेलोसिटी v हो गई। और इस प्रक्रिया में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी ट्रेवल करी? s। कितनी ट्रेवल करी? s। अब हम निकालना चाहते हैं कि हमने कितना वर्क किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना काम किया है, हमको ये निकालना है, ठीक ना। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना काम किया है। तो देखिए हम कितना काम करना चाहते हैं हम ये निकालते हैं। तो देखिए हम कहेंगे वर्क डन इक्वल टू, देखो आने वाला एक डेरिवेशन बनेगा, क्या बनेगा कि किया गया काम एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। कौन सी एनर्जी में चेंज के? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में किया गया काम जो होगा बराबर होगा। तो देखिए वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये आएगा, ये देखते हैं कैसे आएगा। तो वर्क डन, यू नो वर्क डन इज इक्वल टू होता फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है भाई साहब? एस डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इतना आपने यहाँ तक काम किया है, और यहाँ तक काम करने के बाद इसकी एनर्जी यू थी, सॉरी स्पीड यू थी, कितनी हो गई? v हो गई। मास इंटू ए इंटू एस, ठीक है। ये है वर्क डन। नंबर 1 दे दो। फिर से आ जाओ बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2as। तो बच्चों as इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना? 2। तो बच्चों w मास यहाँ पे as की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना? 2। w इक्वल टू m, बेटा फोड़ दो इसको, वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं इसको एम वी स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ? और मैं इसको क्या एम यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 को मैंने बंटवारा कर दिया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो एम वी स्क्वायर बाई 2 एम यू स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहाँ आ जाता हूँ इसके बाद में। सो डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यस और नो? सो वर्क डन इक्वल टू बेटा के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये आ गया, मतलब एनर्जी का डिफरेंस ही क्या होता है? वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ही क्या होता है? वर्क डन। समझ गए? भूमि दौड़ रही थी, है ना, भूमि दौड़ रही थी, भूमि की काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल। कितने जूल?
10 जूल। समझ में आ गया। दौड़ते दौड़ते रेस में भूमि हार रही थी। हिमांशी ने कहा भूमि दौड़, आ करके झटका दे दिया यहाँ से और काइनेटिक एनर्जी हो गई कितने जूल? 15 जूल। सवाल आया कि भैया हिमांशी ने कितना काम करके चली गई? बोलो आंसर। 5 जूल का। कितने जूल का? क्योंकि भूमि की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 15। और कितनी थी इनिशियल? 10। तो कितने का एडिशन मिल गया? 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, यानी कि बाहर से जो इस पे काम हुआ है वो कितने जूल का हुआ है? 5 जूल का। समझ में आ गया। तो वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।